स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? समास की परिभाषा क्या होगी? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। इस तरह से दो पद होते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे लड़का लड़की, ये तो समस्त पद है, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लड़का और लड़की। समझ में आया? नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, ये क्या है? समास विग्रह है। इस तरीके से ये समास है। फिर हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अब यही इसमें 4 ही दिए हुए हैं आपके। कौन कौन से दिए हुए हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक है। और द्विगु समास आपके इसमें कर्मधारी समास के इसमें तत्पुरुष समास के अंदर भेद में ही बता रखा है, कर्मधारी समास और द्विगु समास के अंदर ही। ठीक है। तो यह हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो अलग से पढ़े तो 6 भेद हो जाते हैं, लेकिन आपके बुक में इसमें ही दिया हुआ तत्पुरुष समास के भेद के अंदर, तो हम इसमें ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, ये तो क्या है? विग्रह है। ये इधर जो भरपेट है ये क्या है? समस्त पद है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पेट भरकर, रातों रात का, रात ही रात में। इस तरह से ये अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या याद रखना है हमें? इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय से आप समझते हो ना क्या है? अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार चेंज नहीं होते। ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार चेंज नहीं होते वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही शब्द हैं जो चेंज नहीं होते हैं। फिर है दूसरा भेद क्या है? तत्पुरुष समास। तो जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास में क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्ह आएंगे कहाँ से? द्वितीय विभक्ति से, मतलब कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक आएंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे हम। तत्पुरुष समास के उपभेद, मतलब भेद है तत्पुरुष समास। तो अब भेद के भी भेद होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपभेद कहलाते हैं। तो तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 2 भेद हैं, कर्मधारी समास और द्विगु समास। कर्मधारी समास, जब विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय शब्दों में समास हो तो उसे कर्मधारी समास कहते हैं। मतलब कर्मधारी समास में क्या आएगा? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय से शब्दों में समास होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया, नील गाय, नीली है जो गाय। अब यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? नीली है। महाराजा या महाराज, तो महान है जो राजा, राजा भी कैसा है? महान है। तो ये विशेषता बताई जा रही है। फिर है नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है। ये विशेषण विशेष्य वाले एग्जाम्पल हो गए। अब उपमान उपमेय वाले देखो। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मतलब मुख को किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्रमा की उपमा दी जा रही है कि मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा मुख है। तो ये उपमान उपमेय। ठीक है। मतलब उपमा दी जाती है किसी के मुख को, चंद्रमा की उपमा दे दी, भाई मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है ना। विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या के धन कैसा है? विद्या रूपी, विद्या क्या है? धन है एक। घनश्याम, घन जैसा श्याम। ठीक है। श्याम कैसा है? घन के जैसा। घन कैसा होता है? काला होता है। श्याम होता है ना, सांवला होता है। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब नयन भी कैसे हैं? कमल के जैसे हैं, सुंदर है। इस तरीके से। फिर है द्विगु समास।
द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद अथवा समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा, मतलब संख्या वाला आएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, दोपहर, आ रहा है ना, संख्या आ रही है, दो, त्रि, तो ये क्या है? संख्यावाची विशेषण होगा पहला पद। त्रिलोक में तीन लोकों का समूह, ये विग्रह हो गया। दोपहर में दोपहरों का समाहार। चारपाई, चार पाइयों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह है। इस तरीके से द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है। फिर है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पक्षों के अर्थ से अलग अर्थ प्रकट करता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, मतलब अलग ही अर्थ आएगा इसमें। ठीक है। दो पद के अलावा एक अन्य अर्थ पद भी होगा जिसके बारे में बात की जाती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल, एक लाइन रह गई और पढ़ लो उसे। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी और ही अर्थ को प्रकट करता है। समझ में आएगा ना, किसी और ही अर्थ को प्रकट करता है। जैसे है पीताम्बर, तो पीताम्बर में क्या है? पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, तो भाई पीला वस्त्र किसका है? श्री कृष्ण या विष्णु, है ना। गजानन, हाथी का मुंह है जिसका, तो हाथी का मुंह किसका है? गणेश जी। गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को ही कहते हैं ना। तो मतलब तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, किसी एक अलग ही अर्थ को प्रकट कर रहा हो तो वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए अब। फिर है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में योजक, जो समस्त पद है वो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सुख दुख, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है ना, एक छोटा सा माइनस का चिन्ह, ये क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। सुख दुख, तो अब इसको विग्रह करने में क्या लगाएंगे? और। ठीक है ना, सुख और दुख। पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से तो ये आपके समास कंप्लीट हो गए। कल हम इनके क्वेश्चन आंसर वगैरह और एक्टिविटीज़ वगैरह देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ना है और समझना है आपको। ओके, बाय बाय।